उस समय के शिक्षा मंत्री और आज के माननीय मुख्यमंत्री जी उस मंच पर मौजूद थे। मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि यह बोर्ड किसी की भी 1 इंच संपत्ति को डिफाल्टर नहीं करेगा और मुझे इस बात का संतोष है कि आज हम अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई एक कारण ऐसा नहीं बना कि इस वर्तमान बोर्ड पर अविश्वास की कोई बात आए कि 1.5 वर्ष पूरा होने के बावजूद भी कोई एक भी व्यक्ति मुझसे 11,000 रुपए लेने नहीं आया, कोई दावा करने नहीं आया कि किसी ने यहाँ 1 रुपए का आदान प्रदान किया। और आज जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के राज में चल रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं है। जंगल टुडे में आप सभी का स्वागत है। और जो आज के हमारे इस खास प्रोग्राम के मेहमान हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल साहब। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से वक्फ जब से आपने संभाला है, जब से आप इस पर आए हैं, तो आपने कई बड़े कदम उठाए हैं, चाहे वे शिक्षा को लेकर हो या भूमाफियाओं को लेकर हो या नकली वक्फ बोर्ड को लेकर हो, जहाँ पे आप कमेटियाँ गठित होती हैं। तो आपको एक राजनीतिक काफ़ी अनुभव रहा है भारतीय जनता पार्टी के, आप कई समय से कार्यकर्ता रहे हैं, कई पदों पर रहे हैं। कैसी आपकी जीवन शैली रही, राजनीतिक शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? देखिए, छात्र जीवन में ही हम लोग विद्यार्थी परिषद से जुड़े और विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए लंबा समय बीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने तो ऊपर वाले के करम से, उसकी कृपा से हम पर संगठन ने विश्वास किया और अनेक जिम्मेदारियां हमको दी। और हर जिम्मेदारी को 100% परिश्रम करके और ईमानदारी से किसी काम को करना है, ऐसा तय करके और उस काम को करने का प्रयास किया। और मैंने देखा है अपने जीवन में कि जब जब आप कोशिश करो कि हम ईमानदारी से काम करेंगे और 100% काम करेंगे तो ऊपर वाला उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी देता है। आज जब वक्फ बोर्ड में आए तो एक बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने, हमारे बोर्ड के सामने था, क्योंकि एक बड़े वर्ग में वक्फ बोर्ड के प्रति अविश्वास की भावना भी थी और यहाँ काम भी कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो बाहर हम गलत भी दिख रहे हैं और अंदर हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो बिना करे ही गलत क्यों दिख रहे हैं? कुछ करो तो, और करो, जब सही करो तो सही दिखो, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो हमने पहले दिन तय किया था कि इस अविश्वास को हम तोड़ेंगे। और मुझे इस बात का संतोष है, खुशी है इस बात की कि लगभग 1.5 वर्ष इस बोर्ड को हुआ है, कोई एक कारण ऐसा नहीं बना कि इस वर्तमान बोर्ड पर अविश्वास की कोई बात आए। हमने तय किया कि यह बोर्ड अपनी वैधानिक संपत्तियों की 1-1 इंच जगह को बचाने के लिए वैधानिक लड़ाई लड़ेगा। लेकिन जो संपत्ति हमारी वैधानिक नहीं है, किसी और की संपत्ति को 1 इंच भी हम डिफाल्टर नहीं करेंगे। यह पहले दिन भी मैंने अपने उद्बोधन में कहा था। उस समय के शिक्षा मंत्री और आज के माननीय मुख्यमंत्री जी उस मंच पर मौजूद थे। मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि यह बोर्ड किसी की भी 1 इंच संपत्ति को डिफाल्टर नहीं करेगा और मुझे इस बात का संतोष है कि आज हम अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। जो दुष्ट हैं, जो गुंडाई है, जिनका बरसों बरस से वक्फ की संपत्तियों को खाने के बाद भी पेट नहीं भर रहा है, उन लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। हमने जहां एक सज्जन के ऊपर 7 करोड़ 11 लाख रुपए की आरआरसी निकाली है, वहीं एक सज्जन के ऊपर 1 करोड़ 84 लाख रुपए की आरआरसी भी निकली है। साथ ही जो समानांतर वक्फ बोर्ड चलाने का प्रयास कर रहे थे, अपने घर से बोर्ड चलाने का प्रयास कर रहे थे, गैरकानूनी काम कर रहे थे, उनको जेल के शिकंजे में पहुंचाने का काम भी इस बोर्ड ने करने का प्रयास किया है। आप जब से वक्फ बोर्ड में आपने जब गद्दी संभाली, तो वक्फ बोर्ड में आने के बाद ही आपने एक आदेश जारी किया कि जो भी वक्फ बोर्ड में कर्मचारी है, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त होता है और आप सिद्ध कर देते हैं, आपने यहाँ पर आवेदन भी चस्पा करवाए थे, तो आप उस पर 10,000 11,000 रुपये का इनाम देंगे। निश्चित रूप से आपने सही कहा। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि 1.5 वर्ष पूरा होने के बावजूद भी कोई एक भी व्यक्ति मुझसे 11,000 रुपये लेने नहीं आया, कोई दावा करने नहीं आया कि किसी ने यहाँ 1 रुपये का आदान प्रदान किया हो। तो आपको लगता है कि इससे पहले आदान प्रदान होता था, आपके आने के बाद बंद हो गया? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं
इस बात का भी फर्क पड़ता है। तो लोग हमारे बारे में ये कहते थे, इस बोर्ड के बारे में कहते थे कि मध्य प्रदेश में जितनी संस्थाएं सबसे भ्रष्ट संस्थाओं में से एक संस्था ये है। तो जब लोग कहते थे तो उस बात का अगर कोई धारणा इस प्रकार की बन गई है तो उस धारणा को बदलने का काम भी हमारा ही है। तो उस धारणा को बदलने के लिए हमने तय किया और हमने देखा कि यहाँ बहुत ईमानदार अधिकारी कर्मचारी भी हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण से अगर इस प्रकार की बदनामी है तो हमने उनको तय किया, उनको आपस में बुलाया और उनसे कहा कि हम लोगों के संज्ञान में आया है कि आपके कारण से जो चीज़ें हैं ये ठीक नहीं, ये उचित नहीं है और ये बोर्ड इस प्रकार की बातों को सहन नहीं करेगा। मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को सहन नहीं करेगी। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने भी ये तय कर लिया है कि हम अगर कोई गलत काम करेंगे तो हमको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा और छोटे मोटे भ्रष्टाचार करके कोई अपनी नौकरी को गंवाना नहीं चाहता है। तो इस कारण मुझे नहीं लगता है कि एक भी मामला इस प्रकार का यहाँ बना हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी नहीं बनेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। अब तो आपके ही जिले से मुख्यमंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री काफ़ी करीबी माने जाते हैं। जहाँ तक बात रहे आपके राजनीतिक जीवन की, तो चाहे वह अल्पसंख्यक मोर्चा हो या प्रवक्ता के रूप में आपका कार्यरत हो, फिर अब वक्फ बोर्ड की एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। अगर राजनीतिक जीवन की कहीं ना कहीं अगर चर्चा की जाए तो कहीं परेशानियाँ और कहीं उत्साह है, तो क्या कुछ पल याद आते हैं? देखिए, कार्यकर्ता के नाते जब हम काम करते तो हमेशा आनंद का ही अनुभव होता है। जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, छात्र जीवन में काम करते थे, तो उसका अपना आनंद था। और जब भारतीय जनता पार्टी में आए और खेल प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मिली, जिला अध्यक्ष के रूप में 2-2 टर्म की जिम्मेदारी मिली, फिर प्रदेश में खेल प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी मिली, फिर हज कमेटी के रूप में 8 से 11, 11 से 14 में चेयरमैन, 14 से 16 में सेंट्रल हज कमेटी, और फिर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी मिली। सब में अपना आनंद आया। जब कार्यकर्ता भाव के साथ आप काम करते हैं तो सबका अपना अनुभव है, सबका अपना आनंद है। कांग्रेस अक्सर ये सवाल उठाती है कि सिर्फ मुसलमानों को यूज़ किया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। अब एक कहीं ना कहीं एक आप उदाहरण के तौर पे उनके सामने देखिए, आंकड़े देखना पड़ेंगे। आंकड़े देखना पड़ेंगे कि आज 70-75 सालों में किसका शासन देश में रहा। अधिकांश समय भारत की सरकार पर कांग्रेस ने राज किया। लगभग 30 राज्यों में अधिकांश समय उनकी सरकारें रही। फिर मुसलमानों की हालत पतली क्यों है? अगर कांग्रेस मुसलमानों की दोस्त थी तो आज मुसलमानों के हाथ में पाने पेंचिस क्यों है? आज पंचर की दुकान क्यों है? आज अंडे की दुकान ही क्यों है सिर्फ? तो कौन दुश्मन है? ये आज का पढ़ा लिखा जो मुसलमान है, नौजवान मुसलमान है, वो इस बात को समझ रहा है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह अगर उपयोग किया है तो कांग्रेस ने किया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के तहत काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जाति, वर्ग, धर्म ये मायने नहीं रखता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भारत की संस्कृति, भारत माता और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मुख्य वाक्य है अंत्योदय, उसमें कहीं ये नहीं है कहा है कि फलानी जाति फलाने वर्ग के लोगों का अंत्योदय। अंत्योदय मतलब समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का उदय करना। इस धारणा के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है और परिणाम आपके और हमारे सामने। आज लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। मध्य प्रदेश में ये 5वीं सरकार है और पूरे बहुमत की सरकार है। और आज जिस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के राज्य में चल रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं है। वक्फ बोर्ड ने और आपने एक बड़ा आदेश जारी किया कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की अगर बात करें तो शिक्षा की कमी पाई जाती है। आज भी मुसलमानों में व्यक्ति बाहरी तादाद में है जो पंचर बनाते हैं, टाइल्स लगाते हैं या कोई भी छोटे मोटे बिल्डिंग के काम करते हैं। तो आपने शिक्षा पे जोर देने का काम किया और कहीं ना कहीं आज भी इतने कुछ लोग हैं जो लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, मुसलमान जो सोच जो है, लेकिन आपने कहा कि वक्फ बोर्ड का 50% आप शिक्षा के लिए खर्च करेंगे। तो अगर उसका क्रियान्वयन हो गया तो कहाँ तक पहुँचाया कार्य? देखिए, हम खुद भी एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद से जुड़े और शिक्षा में हमारे परिवार ने हमको अच्छी शिक्षा के लिए उज्जैन के लोकमान्य तिलक स्कूल में, जो वहाँ का मुख्य स्कूल उस ज़माने में होता था,
तो उसमें जब हमारा एडमिशन कराया तो आज परिणाम हमारे सामने है कि हमको अवसर मिले काम करने के। तो जो जिस अनुभव से निकल कर आता है, मुझे लगता है कि उसका जोर उस पर होता है। और हमारे तो आदर्श ही APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी जैसे लोग हैं। बाबा साहब जो इतने निर्धन परिवार में जन्म हुए, हमारे उज्जैन इंदौर के पास महू में, इंदौर में महू में उनका जन्म हुआ। 32 डिग्रियां उन्होंने ली। इतनी गरीबी में आज़ादी के पहले बड़ौदा महाराज ने उनको अपनी तरफ से वजीफ़ा देकर, अपनी तरफ से छात्रवृत्ति देकर विदेश में अध्ययन के लिए पहुंचाया। तो 32 डिग्रियां उन्होंने वहाँ प्राप्त की। और बाबा साहब का एक स्लोगन है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। APJ अब्दुल कलाम साहब एक साधारण परिवार, रामेश्वरम के पास के साधारण परिवार के, जिनका पूरा परिवार में बारिश ज़्यादा होती है तो छाता की बिक्री का या छाते की सिलाई का काम करता हूँ। आज उस परिवार के एक साधारण से व्यक्ति ने जब शिक्षा का हाथ पकड़ा तो वो देश के राष्ट्रपति बने, भारत रत्न बने, मिसाइल मैन बने। तो मैं अपने हर उद्बोधन में या अपने हर समाज में क्षेत्र में जाता हूँ तो ये ज़रूर बोलता हूँ कि हमको शिक्षा का हाथ पकड़ना चाहिए, तालीम का हाथ पकड़ना चाहिए। और इस्लाम जिसमें शिक्षा को, तालीम को इतना महत्व दिया गया था कि आज से 1450 साल पहले आप हुजूर पाक ने रिवायतों में आया ये कहा कि अगर आपको शिक्षा लेने जाना है, चीन तक जाना पड़े तो जाइए। तो ज़रूर दुनियाई तालीम के लिए कहा होगा। तो फिर वो कौम कहाँ पिछड़ गई? ये हमारे ऐसे आदर्श APJ अब्दुल कलाम साहब जैसे और भारत के हमारे ऐसे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर जी साहब जैसे हम सबके सामने हैं, तो कहाँ पिछड़ गए? तो मैंने इस बात को ज़रूर अपने हाथ में लिया है, इस बोर्ड ने अपने हाथ में लिया है कि बेटे बेटी पढ़ना चाहिए और उनको हम पढ़ाई में सहयोगी बने। हमने देखा है कि अल्पसंख्यक क्षेत्र में बड़ी तादाद में मेधावी बेटे बेटी भी ड्रॉप आउट हो जाती, खास करके बेटियां ड्रॉप आउट हो जाती। जब हमारे बुजुर्ग, जो हमारे बाप दादा हैं, वो अपनी लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियां अपनी संतानों को ना देते हुए परोपकार के लिए दान कर गए, अर्थात फलाई कामों के लिए वक्फ कर गए, तो फलाई काम क्यों नहीं करना चाहिए? और मेरे संगठन ने जब जिम्मेदारी मुझे दे दी तो सुशासन स्थापित क्यों नहीं होना चाहिए? तो हमने तालीम को अपने हाथ में लिया। ऐसे बेटे बेटी जो पढ़ना चाहते हैं, मेधावी हैं, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण, आर्थिक तंगी के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी फीस भरने का काम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड करेगा, ऐसा बोर्ड ने तय किया। और जितनी प्रबंध कमेटियां बनाई जा रही है, उन कमेटियों से कहा है, उन कमेटियों को शर्त के साथ कमेटियां बनाई जा रही है कि 93% जो आप अपने अनुसार खर्च करते हैं और हमको सिर्फ हिसाबात देते हैं, उन 93% में से जो आपके ज़रूरी खर्चात हैं, इमाम मौजिन की तनख्वाह हैं या जानमाज का खर्च है, बिजली का खर्च है, उस खर्च को हटाने के बाद जो पैसा बचता है उसका 50% आपको शिक्षा पर खर्च करना पड़ेगा। और शिक्षा पर खर्च ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि 5,000 की किताबें बांटी और 50,000 की बता दी। अब ये नहीं चलेगा। यहाँ सख्त सरकार है और बोर्ड भी थोड़ा सख्ती से और ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने कहा है कि आपको नीति एक बनाना पड़ेगी, पूरा मध्य प्रदेश में एक यूनिफॉर्म रहेगा कि किस फॉर्मेट में हमको पैसा देना है, किस फॉर्मेट में हमको बच्चों की मदद करना है। हमने इस साल 10वीं के बच्चों को हाथ में लिया है। जो बच्चे 10th पास है अबाउ 65% ला रहे हैं और वो आर्थिक तंगी से जूझने के कारण से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उनकी हम फीस जमा करने का काम कर रहे हैं, चेक के माध्यम से कर रहे हैं। और वो चेक भी सीधे इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं। जिलावार अखबारों में विज्ञप्ति निकलती है, आवेदन आते हैं निर्धारित प्रारूप में, और आवेदन के बाद मेरिट लिस्ट बनती है। पूरे मध्य प्रदेश में एक सिफारिश नहीं। भोपाल में 354 बेटे बेटी, जबलपुर में 34 बेटे बेटी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में, इंदौर में 222, और कल ही हमने रतलाम में 227 बेटे बेटियों को 10-10 हज़ार रुपये की छात्रवृत्तियों का वितरण किया। एक सिफारिश नहीं, एक आरोप नहीं, एक प्रत्यारोप नहीं। वक्फ की ज़मीनों को लेकर माफियाओं का भी बड़ा दबदबा रहता है, बोलबाला रहता है। कई ऐसी ज़मीनें हैं जहाँ पे माफियाओं ने वक्फ बोर्ड की ज़मीन को कब्जा कर रखा है। आप जब से आए हैं, क्या कुछ संज्ञान लिया है इन सब मामलों में? निश्चित तौर पर जब आप वक्फ बोर्ड में बैठते होंगे तो दिन भर में आपके पास 50 लोग आते होंगे। आप इतने बड़े पद पर हैं, पूरे मध्य प्रदेश की वक्फ संपत्ति और पूरे देश में देखा जाए तो 8 लाख एकड़ से ज़्यादा वक्फ के पास ज़मीनें हैं। तो निश्चित तौर पर आपके पास भी ऐसे कई केस आते होंगे कि भैया यहाँ पे ज़मीन के कब्जे हैं, वहाँ पे ज़मीन के कब्जे हैं।
ये हो रहा है, वो हो रहा है, कई कमेटियाँ बन जाती हैं, तो उस पर आपका क्या संज्ञान रहता है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से अपील भी करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे अवैध कब्जों को छोड़िए। ये जिस निमित्त वफ़ की गई ये संपत्ति, उस निमित्त जो पैसा इसमें आने दीजिए और वो पैसा परोपकार के कार्यों पर खर्चा होने दीजिए। आश्चर्य होता है, ताज्जुब होता है इस बात पर कि हमारे यहाँ कहने को तो 14,925 वक्फ स्टेट्स हैं, कृषि भूमियाँ लगभग 5,000 हेक्टेयर हैं। नंबर ऑफ कृषि भूमि को हम बात करें तो 1790 कृषि भूमि है, लेकिन 90% से ऊपर हमारी हर संपत्ति पर अवैध कब्जे हैं और हमारे एक ही वर्ग, एक ही समाज के कब्जे। मतलब आपके बुजुर्ग, आपके बाप दादा तो संपत्ति को दान करके चले गए परोपकार के कार्य के लिए, और आप ही उनकी औलादें कब्जा करके बैठ गई, किराया नहीं देना चाहते हैं। आज अगर मध्य प्रदेश की सरकार 3 करोड़ रुपए का बजट, 3 करोड़ रुपए का ग्रांट हमको ना दे, तो इतनी संपत्ति होने के बावजूद यहाँ तनख्वाहों के लाले पड़ जाते, बिजली का बिल जमा नहीं हो पाएगा। हम लगातार लगे हैं पिछले 1.5 साल से कि वक्फ संपत्तियों से कब्जे हटे, लोगों में जन जागरण आए। आपके माध्यम से भी मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वह ईमानदारी से जो भारत सरकार ने पट्टा नियम बनाया है, उस पट्टा नियम के तहत अपना किराया देना चालू करें। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल ये भी है सर कि वक्फ की ज़मीनें हैं या कुछ कार्य हैं, वहाँ पे कभी ना कभी वैधानिक कार्रवाइयाँ हो जाती हैं या कोई अड़ंगा लगा देता है, या जो जिस क्षेत्र का रहता है वो कहता है कि भाई साहब ये तो मेरी ज़मीन है, बल्कि वक्फ की ज़मीन अगर आपने वक्फ कर दी तो फिर वह अल्लाह के नाम पर हो गई। तो अगर उस पर कोई अपना संवैधानिक तौर पर उस पर कब्जा जमाए बैठा है तो उनसे क्या कुछ कहना है? नहीं, अवैधानिक रूप से बनाया बैठा है, संवैधानिक रूप से तो नहीं हो सकता, क्योंकि वंस वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जो संपत्ति वक्फ वैधानिक रूप से हो गई, वो हमेशा वक्फ रहने वाली है, क्योंकि वक्फ का शाब्दिक अर्थ ही ठहर जाना है, दान नहीं है। अपनी संपत्ति को ठहरा देना, परोपकार के लिए रोक देना कि अब ये हस्तांतरणी हो गई, कभी भी हस्तांतरित नहीं होगी। तो अगर आपने कहीं अपने नाम चढ़ा भी लिए तो जालसाजी से चढ़ाएं। अगर वैधानिक संपत्ति वक्फ में है तो वो किसी को हस्तांतरित नहीं हो सकती। अवैधानिक रूप से अगर यहाँ वालों ने गलत किया तो वो गलत है, और वो कब्जेदारी गलत कर रहे हैं तो वो गलत है। एक बड़ी कार्रवाई आपने इंदौर में भी करी थी। करीब 10 साल से एक नकली वक्फ बोर्ड कमेटी इंदौर में चल रही थी, जिस पे आपने कार्रवाई करी, नकील कसी। तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि ऑर्डिनेट कैसे होती है? अगर वह वक्फ चला रहे थे, कमेटी चला रहे थे, इंदौर में भी काफ़ी तादाद में अल्पसंख्यक या मुसलमान हैं, तो वह कमेटी कैसे चल रही थी और कैसे आपने उसको पकड़ा? देखिए, लोगों को गुमराह करना, फ्रॉड करना, 420 करना, अभी तो इंसान की फितरत है, नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं। करेंगे तो जेल जाएंगे लेकिन करते हैं। लोग जेब काटने वाले जेब काट रहे हैं, उनको नहीं पता कि गैर कानूनी अपराध है, लेकिन काटते हैं, तो नहीं काटना चाहिए। हमको शिकायत मिली, हमने प्रशासन को कहा, और मैं धन्यवाद देता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार का, इंदौर के प्रशासन का, कि इंदौर के प्रशासन ने जब वहाँ छापा मारा तो 2 बोलेरो भरकर, 2 जीप भरकर और दस्तावेज मिले। अब वो दस्तावेज वहाँ क्या कर रहे थे? अगर आपने सूचना के अधिकार के तहत कोई दस्तावेज इकट्ठे किए हैं तो कितने किए हैं? 2 जीप भरकर तो नहीं किए। वहाँ मोहरे क्या कर रही थी, वहाँ लेटर हेड का क्या कर रहे थे, खाली लेटर हेड क्या कर रहे थे? इन्हीं सब कारणों से अब बोर्ड हमारा जो है कानून से चलने वाला बोर्ड है। इस प्रकार से जो समानांतर वक्फ बोर्ड चलाते थे, अब ये ऐसे लोग सावधान हो जाएं। जिस प्रकार से एक सज्जन ने दुर्जनता की और वो जेल गए, अगर दूसरे लोग भी नहीं माने, जो लोग चलाते हैं वो जानते हैं कि हम गड़बड़ कर रहे हैं, आप सुधर जाइए, समझ जाइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन लोगों को चेतावनी देता हूं कि हमारे कोई दस्तावेज है तो आप हमको यहाँ लौटा दीजिए, और बोर्ड को कानून के हिसाब से चलने दीजिए। आपके घर से बोर्ड नहीं चलेगा। अच्छा, वक्फ के नियमों में अगर संशोधन सरकार करती है तो क्या आपका रुझाव, आप हालांकि पहले भी बता चुके आप सरकार की तरफ है, तो कांग्रेस अक्सर आरोप लगाती कि अगर यह संशोधन हो गया तो वक्फ की ज़मीनों पर और मुसलमानों का नुकसान होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने जाने वाला है? देखिए, अभी तो संशोधन क्या होने वाला है वो हुआ नहीं है। जब संशोधन होकर हमारे सामने आएगा तभी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाना चाहिए।
लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से डराने का काम किया, भड़काने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया। जो पहला वक्फ एक्ट बना वो 1954 में बना, दूसरा बना वो 1995 में बना, फिर संशोधित होकर 2013 बना, और छोटा सा संशोधन 2020 में भी आया। लेकिन कांग्रेस आज जब 24 में ही संशोधन आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अवैध कब्जेधारियों पर नकेल लगेगी, जो वैधानिक संपत्तियां हमारी है वो मजबूत होगी, और जो अवैधानिक रूप से किसी की हमने डिफाल्टर की हो तो करना ही नहीं चाहिए। तो उसमें हमको कैसा डर? देखिए, वक्फ के पास कोई संपत्ति आती है तो उसके 3 ही तरीके। आज तक हमारे पास जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो लगभग हमारे पास 14,925 संपत्तियां हैं, 15,000 के आसपास। उसमें से 13,993 मतलब कि 14,000 संपत्तियां, लगभग 15 में से 14,000 संपत्तियां सर्वे के माध्यम से आई। सर्वे मतलब जिले के कलेक्टर, मध्य प्रदेश के सर्वे कमिश्नर, दोनों अपनी प्रक्रिया का पालन करते हैं, शासन प्रक्रिया का पालन करवाती है। इसमें वक्फ बोर्ड का कोई रोल नहीं होता। अच्छा, जब आपने सरकार का समर्थन किया तो जानकारी मिली थी कि आपको जान से मारने की धमकी आई थी। अब देखिए, कानून किसी को नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन लोगों ने कानून तोड़ा, सोशल मीडिया पर गंदी बातें की, शहर में नहीं घुसने दिया जाएगा, गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, अब इनको जाति से बर्खास्त कर दिया गया है। आप कौन होते हैं जाति से बर्खास्त करने वाले? मेरा बेटा, उनकी MBBS की पढ़ाई पूरी हुई है, MS की फाइनल में है, अभी उसकी भी पढ़ाई पूरी होने वाली। वो समाज क्षेत्र में भी काम करता है, गरीबों की मदद के लिए काम करता है। साथ में वो अपनी कला क्षेत्र में भी काम करते हैं। विक्रमादित्य में बचपन से वो बाल विक्रमादित्य का रोल करते हैं, और अब वो बड़े विक्रमादित्य का रोल करते हैं। तो अच्छी बात है कि अपनी कठिन पढ़ाई में भी, जो कॉम्पिटिटिव बहुत कठिन पढ़ाई जिसे मानी जाती है, उसमें से भी समय निकाल कर अगर आपके अंदर कोई कला है और उसमें आप काम करते हैं तो अच्छी बात है। हम पिता होने के नाते मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। रामलीला में भी वो राम का रोल करने का उनको अवसर मिलता है तो और अच्छी बात है। सामाजिक ताना बाना हमारा जो है वो और मजबूत होता है। मैं तो कहूँ खुशकिस्मती की बात है कि आपको मुख्य किरदार निभाने का मौका मिल रहा है, भले ही कुछ समय के लिए ही सही। अच्छा, भोपाल से सटे सुभाष नगर फाटक की अगर बात की जाए तो वहाँ के कुछ लोगों ने जानकारियाँ दी कि वहाँ पे एक चर्च है, एक मस्जिद है और कुछ दुकानें हैं और तकरीबन 200 से 2,500 लोग रहते हैं। रेलवे से लगातार उनके पास नोटिस जा रहे हैं, हालांकि वो वक्फ की ज़मीन है। क्या आपके संपर्क में है? कुछ लोग हम मुझसे आकर मिले थे, हमने संबंधित हमारी जो शाखा है उनको लिख कर दिया है, और जितनी संपत्ति हमारे पास इंदिराज है उतनी संपत्ति के लिए हमने कलेक्टर महोदय को भी लिख कर दिया, रेलवे को भी लिख कर दिया है। अभी एक विस्तार से लोग चाहते हैं कि उतना लिख दे, तो हम जितना हमारे पास इंदिराज है वैधानिक रूप से हम उतना ही लिखेंगे। तो ये विषय मेरे ध्यान में है। हम लोग ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सनबर पटेल, जिन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर जो समाज है, समाज हित में अगर कोई कार्य किया जाना चाहिए तो वह है शिक्षा और स्वास्थ्य, और शिक्षा और स्वास्थ्य पर वक्फ बोर्ड लगातार काम कर रहा है और आने वाले समय में आपको इसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट इकबाल के साथ दंगल टुडे के लिए जीशान अली, भोपाल।